साल 2063 ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धरती का क्लाइमेट बहुत हद तक बदल चुका है। वैज्ञानिकों को समझ में आ चुका है कि अगर जल्दी उन्होंने किसी नए ग्रह को नहीं ढूंढा तो इंसानों का अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इन्हें एक नया ग्रह मिलता है जो कि धरती से 46 साल की दूरी पर है, यानी कि अगर ये धरती से चले तो 46 साल के बाद उस ग्रह पर पहुंचेंगे, जिसका मतलब यह है कि उस ग्रह पर पहुंचने के बाद हर एक इंसान मर चुका होगा। इसलिए 30 बच्चों को IVF की मदद से पैदा करते हैं, उन्हें दुनिया से अलग रखते हैं, साथ ही उन्हें साइंस का, स्पेस के और ब्रह्मांड की बहुत सारी नॉलेज दी जाती है। दरअसल IVF के थ्रू इन बच्चों को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बनाया गया है। उन्हें नॉलेज इसलिए दी जाती है क्योंकि इन्हें अपनी पूरी जिंदगी स्पेस में ही रहना है। वैज्ञानिकों का प्लान होता है कि जो 30 बच्चे के बच्चे होंगे, उनके जो बच्चे होंगे, जब वो बहुत ज्यादा यंग एज में होंगे तब उनका स्पेस उस प्लेनेट पर पहुंच जाएगा। इन बच्चों का जो ट्रेनर होता है उसका नाम रिचर्ड है। रिचर्ड बच्चों के साथ बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्ट हो जाता है और वो तय करता है कि स्पेस में, यानी कि इस मिशन में, वो खुद बच्चों के साथ जाएगा। हालांकि उसे ऐसा करने के लिए मना किया जाता है, लेकिन वो अपनी कैप्टन को मना लेता है और वो रिचर्ड इन बच्चों के साथ उनका गाइड, उनका लीडर बनके उनके मिशन में चला जाता है। मिशन के हिसाब से जब ये बच्चे 24 साल के हो जाएंगे तो IVF से स्पेसशिप के अंदर 30 और बच्चों को जन्म दिया जाएगा। वो 24 के हो जाएंगे तो 30 और बच्चों को IVF से एक और बार जन्म दिया जाएगा, जिसके बाद वो जो बच्चे बहुत ज्यादा यंग होंगे उस प्लेनेट पर पहुंच जाएंगे। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा होता है और आज इन्हें स्पेसशिप में पूरे 10 साल हो चुके हैं। 10 सालों के बाद ये बच्चे बहुत ही यंग हो चुके हैं। ये स्पेसशिप में एक काम को बहुत ही सिस्टम के साथ, बहुत प्लानिंग के साथ करते हैं, जैसा कि इन्हें सिखाया गया था। ये सब बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं। कोई डॉक्टर है तो कोई बॉटनिकल एक्सपर्ट है तो कोई स्पेस का बहुत ही अच्छा इंजीनियर है। इन सब बच्चों के अंदर एक बहुत ही बात कॉमन होती है, इनके अंदर कोई भी डिजायर नहीं होता है। ये एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट नहीं होते हैं, ये बस काम करते हैं। ऐसा लगता है कि ये सब एक मशीन्स हैं। इन्हीं में क्रिस्टोफर नाम का एक लड़का है जो कि बॉटनिकल रूम में काम कर रहा होता है, तो उसे केमिकल का अलर्ट आता है। वो रिचर्ड से इसके बारे में पूछता है, लेकिन रिचर्ड उस बात को घुमा देता है। वो उसकी बात को सही जवाब नहीं देता, इसलिए क्रिस्टोफर को रिचर्ड के ऊपर शक हो जाता है और वो अब केमिकल के बारे में पता करता है। क्रिस्टोफर को पता चलता है कि इस केमिकल को लेने वाला हर एक इंसान सेक्सुअली पूरी तरीके से डेड हो जाता है, यानी कि वो दूसरे के प्रति अट्रैक्ट नहीं होता है। और एक यही कारण होता है कि यहाँ पर जितने लोग हैं वो सब एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट नहीं होते हैं। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इनके साथ मेल है या फिर फीमेल। ये जो केमिकल इन्हें एक ड्रिंक के साथ दिया जाता है जो कि हर सुबह एक को पीना पड़ता है। और अब क्रिस्टोफर और उसका दोस्त उस ड्रिंक को पीना बंद कर देते हैं, जिसके बाद वो पूरी तरीके से बदल जाते हैं। उनके अंदर सेक्सुअली डिजायर जाग जाती है, जो कि पहले से ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। वो दूसरे के प्रति अट्रैक्ट फील करते हैं। एक दिन क्रिस्टोफर से पूछता है कि मुझे एक सीक्रेट चेंबर के बारे में पता चला है, मैं जानना चाहता हूँ कि उस सीक्रेट चेंबर में आखिर क्या है। रिचर्ड कहता है कि मुझे भी पता नहीं कि वहाँ पर क्या रखा हुआ है। क्रिस्टोफर समझ गया है कि रिचर्ड झूठ कह रहा है। क्रिस्टोफर के जाने के बाद रिचर्ड अर्थ पर एक मैसेज भेजता है और बताता है कि बच्चे अब बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं, हमें उन्हें सब कुछ बता देना चाहिए कि उनकी थर्ड जनरेशन उस प्लेनेट पर पहुंचेगी। दरअसल अब तक यहाँ पर किसी को पता नहीं होता है कि इन्हें पूरी जिंदगी इसी स्पेस के अंदर रहना है और इसकी जो थर्ड जनरेशन, जिसे IVF से एक और बार फिर से पैदा किया जाएगा, वो उस प्लेनेट पर पहुंचेगी। अब यहाँ धीरे धीरे क्रिस्टोफर और उसके दोस्त के अंदर एक लड़की जो कि डॉक्टर होती है उसके प्रति आकर्षण होना शुरू हो जाता है। एक दिन क्रिस्टोफर का दोस्त उसका हाथ पकड़ लेता है, जो देखकर रिचर्ड उसे डांट देता है। लेकिन क्रिस्टोफर का दोस्त यहाँ पर बहुत ही अजीब बिहेव करता है, जो देखकर सब के सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आज से पहले किसी ने इस तरीके का बिहेव नहीं किया था। वहीं अब स्पेस में अजीब सा आवाज शुरू हो जाता है, जिसके साथ ही वाइब्रेशन भी हो रहा होता है। क्रिस्टोफर अपने दोस्त के साथ एक कमरे में जाता है, जहाँ पर एक लड़का ये पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। क्रिस्टोफर उसे बताता है कि मैंने रिचर्ड से बात की थी, उसने मुझे बताया कि ये कूलिंग चैम्बर से आवाज आ रही है। लेकिन उसका दोस्त कहता है कि मुझे रिचर्ड पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। वो उस लड़के से, जो कि सब कुछ मॉनिटर कर रहा होता है, उससे पूछता है क्या यहाँ आसपास कोई एलियन हो सकता है। वो कहता है कि नहीं, जब हम यहाँ पर जिंदा रह सकते हैं तो कोई एलियन भी जिंदा रह सकता है। और अब क्रिस्टोफर के दोस्त के दिमाग में एलियन का शक बैठ जाता है। वहीं हमें रिचर्ड को दिखाया जाता है, जिसके साथ वो डॉक्टर होती है। वो डॉक्टर को कुछ समझा रहा होता है और समझाते समझाते वो उसके कंधे पर हाथ रख देता है, जो देखकर क्रिस्टोफर के दोस्त को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि जब उसने उस डॉक्टर के हाथ को पकड़ा था तो रिचर्ड ने उसे डांटा था और अब खुद उसने उसे टच किया है, इसलिए उसे रिचर्ड से नफरत हो जाती है। अगले दिन स्पेस में कुछ खराबी हो जाती है, जिस वजह से अर्थ के साथ इनका कम्युनिकेशन पूरी तरीके से बंद हो जाता है। दरअसल जब भी अर्थ पर कोई मैसेज भेजता है तो उस मैसेज को अर्थ तक पहुंचने और भाई अर्थ के मैसेज को इन तक पहुंचने में पूरे 2 महीने का समय लगता है। इन्हें किसी भी कीमत पर अपने कम्युनिकेशन सिस्टम को ठीक करना होगा, जिसके लिए इन्हें स्पेस से बाहर जाना है।
रिचर्ड अपने साथ जाने के लिए क्रिस्टोफर के दोस्त को चुना है जो उससे बहुत ही ज्यादा नफरत करता है। और जब वो स्पेस से बाहर जाने के लिए अपना सूट पहनने के लिए आता है तो वहाँ पर वो डॉक्टर भी होती है जिसके प्रति वो आकर्षित है। वो उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है पर यहाँ पर रिचर्ड आ जाता है। ऐसा करने पर उसे धक्का देता है, उसे डांटता है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। रिचर्ड तय करता है कि वो अपने साथ क्रिस्टोफर को ले जाएगा। क्रिस्टोफर और रिचर्ड शिप के बाहर जाते हैं, उसे रिपेयर करते हैं। वहीं हमें क्रिस्टोफर के दोस्त को दिखाया जाता है जो कि कंट्रोल रूम में होता है और जहाँ पर एक लड़का भी पहले से ही है। बाहर रिचर्ड जब अपनी शिप को रिपेयर करने की कोशिश कर रहा होता है तभी वहाँ पर एक काले रंग का एक साया आता है जिसके बाद रिचर्ड बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। क्रिस्टोफर किसी तरह उसे शिप के अंदर ले आता है और जब उसके सूट को निकाला जाता है तो उसका सारा शरीर बुरी तरह से जल गया होता है। ये रिचर्ड को नहीं बचा पाते हैं जिससे कि सब के सब बहुत दुखी हो जाते हैं क्योंकि रिचर्ड इनका लीडर था और अब रिचर्ड के बाद सब तय करते हैं कि क्रिस्टोफर इनका लीडर होगा। सबको उसी की बात माननी होगी। लेकिन क्रिस्टोफर का जो दोस्त होता है वो इस बात से जेलिसी हो जाता है क्योंकि वो खुद लीडर बनना चाहता था और अब जेलिसी में वो सबको ड्रिंक वाली बात बता देता है जिसके बाद सब के सब ड्रिंक पीना छोड़ देते हैं। ड्रिंक छोड़ने के बाद उन सबके अंदर सेक्सुअली डिजायर पैदा हो जाती है और यहाँ पर हम उनके बदलते हुए व्यवहार को देखते हैं जिससे हमें पता चलता है कि सेक्सुअली डिजायर एक डिजायर ऐसा होता है जिससे कि इंसान पूरी तरीके से जंगली बन जाता है। हालांकि अब भी इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि पहले की तरह पूरी तरीके से सभ्य होते हैं और वो अपने काम को अच्छे तरीके से करते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि हमेशा सेक्सुअली एक दूसरे से इंटरकोर्स करते रहते हैं। अब एक बार फिर क्रिस्टोफर का दोस्त उसी डॉक्टर के ऊपर ट्राई करता है लेकिन तभी वहाँ पर क्रिस्टोफर आ जाता है जो कि उसे बचा लेता है जिसके बाद क्रिस्टोफर और उसके दोस्त के बीच में एक अच्छी दोस्ती हो जाती है। दरअसल क्रिस्टोफर को अब अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। उसे पता है कि उसे किसी भी कीमत पर इस मिशन को पूरा करना ही होगा, लेकिन उसका दोस्त उस पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। वो सभी को कहता है कि रिचर्ड को जिसने मारा वो एक एलियन था और मुझे पूरा विश्वास है कि वो आर्चीव रूम में ही है, इसलिए हमें वहाँ जाकर तलाशी लेनी होगी। वो अपने एक साथी के साथ आर्चीव रूम में जाता है। ये वही साथी है जिसके साथ वो उस वक्त कंट्रोल रूम में था जब रिचर्ड और क्रिस्टोफर दोनों के दोनों शिप से बाहर उसे रिपेयर करने के लिए गए थे जब रिचर्ड के ऊपर उस काले साय ने हमला किया था। अब ये आर्चीव के रूम के अंदर जाते हैं जहाँ पर शिप की हर एक रिकॉर्डिंग रखी जाती है। सब के सब बाहर होते हैं लेकिन कुछ ही देर के बाद ये दोनों के दोनों अंदर से भागते हुए बाहर आते हैं और कहते हैं कि वो एलियन अभी भी अंदर है। उसे मारने के चलते आर्चीव रूम के कुछ हिस्से में आग लग गई। क्रिस्टोफर को जब ये बात पता चलती है तो उसे अपने दोस्त के ऊपर शक हो जाता है। वो तय करता है कि वो अकाई रूम के अंदर जाएगा। वो अकाई रूम के अंदर जाता है लेकिन वहाँ पर उसे कुछ नहीं मिलता। वहाँ से वो उस वक्त की रिकॉर्डिंग लेकर आता है जिस वक्त में रिचर्ड के साथ स्पेसशिप से बाहर गया था। ये उस रिकॉर्डिंग में अपने दोस्त को ढूंढता है। उसे पता चलता है कि वो उस वक्त में कंट्रोल रूम में ही था। उसके साथ जो साथी था वो उससे पूछता है कि क्या सच में बाहर कोई एलियन है। इसके जवाब में क्रिस्टोफर का दोस्त कहता है कि बाहर कोई भी एलियन नहीं है, ये सिर्फ मशीन्स की आवाज है, यानी कि वो अब तक सबको झूठ कह रहा था। इसके बाद ये देखते हैं कि जानबूझकर क्रिस्टोफर के दोस्त ने बाहर से जो शॉक वेव की इंटेंसिटी थी उसे ज्यादा ही बढ़ा दिया, जिस वजह से रिचर्ड को एक झटका लगा और उसकी पूरी बॉडी जल गई। यानी कि जानबूझकर उसने रिचर्ड को मारा था क्योंकि वो रिचर्ड से नफरत करता था। साथ ही वो जानबूझकर झूठ बोलकर आर्चीव रूम में गया था ताकि वो सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स को मिटा सके, जिसमें वो कामयाब नहीं हो पाया। और अब वो क्रिस्टोफर ये बात सबको बता देता है। उसका दोस्त भी वहीं पर था। वो कहता है कि हाँ, मैंने जानबूझकर रिचर्ड को मारा क्योंकि उसके ऊपर एलियन हावी हो चुका था। ये बहुत ही खतरनाक एलियन है जो कि किसी भी इंसान का रूप धारण कर सकता है। दरअसल अभी भी वो सबके दिमाग के साथ खेल रहा होता है और अब उसका एक लड़के के साथ झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद वो कहता है कि वो एलियन इसके अंदर है। उसकी बात सब मानते हैं और उस लड़के को मार देते हैं। दरअसल ये वो लोग होते हैं जो कि क्रिस्टोफर के दोस्त के साथ हैं। क्रिस्टोफर, डॉक्टर और उनके जो साथी होते हैं सब देखकर हैरान होते हैं कि ये सब के सब जंगली हो चुके हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। इसीलिए डॉक्टर कहती है कि हमें उस सीक्रेट चैम्बर के अंदर जाना होगा। मुझे पता है कि उसके अंदर हथियार हैं। दरअसल ये वही चैम्बर होता है जिसके बारे में क्रिस्टोफर ने रिचर्ड से पूछा था और उसने कहा था कि मुझे पता नहीं वहाँ पर क्या है। अभी सब के सब उस चैम्बर के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन इन्हें किसी को भी पासपोर्ट पता नहीं होता है, इसलिए वो दरवाजा नहीं खोल पाते हैं। क्रिस्टोफर के दोस्त को पता चल जाता है कि ये उस सीक्रेट चैम्बर के अंदर जाना चाहते हैं। वो अपने सभी साथियों के साथ वहाँ पर आ जाता है और दरवाजा तोड़कर अंदर चला जाता है, जहाँ पर उसे बहुत सारे हथियार मिलते हैं। उसे लगता है कि क्रिस्टोफर, डॉक्टर और उनके जो साथी होते हैं इन हथियारों से उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए अब वो तय करते हैं कि भाई इन हथियारों से ये उन सबको मार देंगे।
रुकेंगे। दरअसल इनके ग्रुप में ज्यादा लोग होते हैं और ये क्रिस्टोफर को और डॉक्टर को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। जो बात उन्हें पता चल जाती है, इसलिए क्रिस्टोफर और डॉक्टर भागकर एयर चैम्बर लॉक रूम में जाकर छुप जाते हैं। यहाँ से सूट पहन लेते हैं, लेकिन क्रिस्टोफर का दोस्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। वो गन से दरवाजे पर हमला करता है, जिस वजह से बाहर का एयर लॉक भी खुल जाता है और अब अंदर से सारी चीजें बाहर जा रही होती है। क्रिस्टोफर अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दोस्त उसे बाहर धकेल देता है। वो स्पेसशिप के एक हिस्से में जाकर रुक जाता है, जिसके बाद वो अंदर आना चाहता है, लेकिन डॉक्टर जंप करती है, उसे किक मारती है, जिस वजह से वो स्पेसशिप से बाहर चला जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उसके पास कोई भी सूट नहीं होता है। वहीं क्रिस्टोफर को दिखाया जाता है, जो कि धीरे धीरे स्पेसशिप के अंदर जाता है, जहाँ पर क्रिस्टोफर सबको बताता है कि मेरा दोस्त मारा गया। इसके बाद सब अपने हथियार डाल देते हैं। एक बार फिर से लीडर के लिए वोटिंग होती है। इस बार लीडर डॉक्टर को चुना जाता है। ये तय करते हैं कि ये उस ड्रिंक को नहीं पिएंगे, लेकिन सब के सब पहले की तरह ही सभी कामों को पूरा करेंगे ताकि शिप में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। साथ ही एक बार फिर से अर्थ के साथ इनका कनेक्शन हो जाता है। ये समय समय पर उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं और अब ये क्योंकि ये ड्रिंक को नहीं पीते हैं, इसलिए एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। इनके बच्चे होते हैं, इन्हें ये अच्छी एजुकेशन देते हैं, उन्हें सभ्य बनाते हैं। हालांकि ये सब प्लानिंग का हिस्सा नहीं था, इन्हें आईवीएफ के थ्रू बच्चे पैदा करने थे, लेकिन अब ये बच्चे इनके खुद के हैं, इसलिए सबके बीच में एक बहुत ही अच्छी डीप इमोशनल बॉन्ड होता है। कई दशक बीत जाते हैं और ये उस ऑर्बिट तक पहुंच जाते हैं जहां के लिए आज से 84 साल पहले निकले थे। ये सब अपने स्पेसशिप के विंडो से उस प्लेनेट को देखते हैं, जो कि हूबहू अर्थ की तरह होता है। वो फर्स्ट जनरेशन जिसमें क्रिस्टोफर, डॉक्टर और उनके साथी थे, वो सब अब बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन उसकी थर्ड जनरेशन है, वो इस प्लेनेट पर पहुंचकर अब अपनी आबादी को बढ़ाएगी और इंसानों के अस्तित्व को हमेशा के लिए जिंदा रखेंगे। इसी के साथ ही फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ